हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैड अबाउट बायो। आई एम शिमानी अग्रवाल। सो गाइस, आज का हम आपका लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं इवोल्यूशन का पार्ट 3। एज जैसे कि सब बच्चे आप लोगों को पता है, अब तक हम आप लोगों को क्या क्या पढ़ चुके हैं। अब तक एक बार सारे जितना भी हमने पढ़ा है, अब तक जितना भी सीखा है, उसका एक बार कंप्लीट रिकैप हम कर लेते हैं। सबसे पहले बच्चों, हमें पता था कि इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इवोल्यूशन? आखिरकार इस चैप्टर के अंदर हम क्या पढ़ रहे थे? इवोल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि हमेशा इस चैप्टर को एक स्टोरी वाइज आप लोगों को पढ़ना है, बिकॉज इस चैप्टर में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप लोगों को 11th में आप पढ़ के आज को उसका बेसिक आप लोगों का ये कवर करेगी। इवोल्यूशन टर्म का मतलब क्या था? आप लोगों को जितने भी आपके पास्ट के अनफोल्ड्स हैं, अनरोल्स हैं, उन सबको रिवील करना कि आखिरकार जो ह्यूमंस वो डेवलप कैसे हुए हैं, कैसे हमारा पूरा का पूरा यूनिवर्स डेवलप हुआ है, कैसे यूनिवर्स के अंदर हमारे अलग अलग प्लेनेट्स डेवलप हुए हैं। ये हमने देखा था, नहीं देखा था? सबसे पहले हमारा यूनिवर्स ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स किसने एक्सप्लेन किया था? इवन उससे भी बड़ा क्वेश्चन, आपका ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कब हुआ था? को पता है? 20 बिलियन ईयर एगो आपका क्या हुआ था? ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स होता। फिर ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स के बाद आपका ओरिजिन ऑफ अर्थ कब हुआ था? ओरिजिन ऑफ अर्थ हुआ था आपका 4.5 बिलियन ईयर एगो, हुआ था नहीं? फिर अर्थ ओरिजिन हो गया था 4.5 बिलियन, उसके 500 बिलियन साल बाद, 500 बिलियन साल बाद आपका क्या हुआ था? मीन्स 4 बिलियन ईयर एगो हो गया था आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ। मीन्स पहले अर्थ आई थी, उसके बाद आपका उसके ऊपर लाइफ आई थी। इतना हमने पढ़ा था। आपका ओरिजिन ऑफ अर्थ कैसे हुआ था कि एक बहुत बड़ा कॉस्मिक डस्ट था, उसके अंदर अचानक से एक्सप्लोजन हुआ, वॉल्केनिक इरप्शंस हुए। कौन सी गैस सबसे पहले आई थी? वहां पे हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस आई थी, पढ़ा था नहीं सबने? फिर उसके बाद क्या हुआ था? जो हमारा प्राइमरी एटमॉस्फेयर था अर्थ पे, जैसे अर्थ बन गया तब तक वहां पे कोई लाइफ नहीं थी। प्राइमरी एटमॉस्फेयर वहां का कैसे था? हमने देखा था वहां का प्राइमरी एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग था। एंड रिड्यूसिंग क्यों था? ऑक्सीडाइजिंग क्यों नहीं था? बिकॉज वहां पे मैक्सिमम अमाउंट में हाइड्रोजन प्रेजेंट थी। और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर होना बहुत इंपॉर्टेंट था उस टाइम के लिए, बिकॉज रिडक्शन प्रोसेस क्या होता है? किसी भी चीज का फॉर्मेशन करता है, ऑक्सीडेशन क्या करता है? ब्रेक डाउन करता है। तो अभी तक हमारी अर्थ जनरेट हुई है, अब अर्थ के ऊपर हमें लाइफ को ओरिजिनेट कराना है, फॉर्मेशन कराना है नए नए मॉलिक्यूल्स का, तो उसके लिए रिडक्शन प्रोसेस जरूरी है। तो धीरे धीरे हमारा ये आपका एटमॉस्फेयर, प्राइमरी एटमॉस्फेयर जिसको हम बोल रहे थे, रिड्यूसिंग था। फिर इसके बाद क्या हुआ था? आपके यहाँ पे वाटर वेपर्स प्रेजेंट थे, बिकॉज वॉल्केनिक इरप्शंस वहां पे चल रहा था। वॉल्केनिक इरप्शन से आपका मीथेन रिलीज हो रहा था, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रही थी। और आपको पता है कि आपका जो अर्थ है, अर्थ पे यूवी रेज डायरेक्टली आ रहे थे। वो यूवी रेज क्या कर रही थी? आपके वाटर वेपर्स को स्प्लिट कर रही थी H2 प्लस O2 के अंदर। फिर ये O2 आपका कंबाइन हो रहा था किसके साथ? CH4 के साथ, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा था, बिकॉज प्राइमरी एटमॉस्फेयर पे ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं थी, ये हमने पढ़ा था। ठीक है। फिर जो हमारा अमोनिया रिलीज हो रहा था वॉल्केनिक इरप्शन से, उसके साथ भी कंबाइन होके क्या बना रही थी? नाइट्रोजन बना रही थी, कहीं पे आपका NO2 बना रही थी। ये सारी ऑक्सीजन हमारे प्रेजेंट थी, मतलब ये सारी की सारी गैसेस प्रेजेंट थी हमारे प्राइमरी एटमॉस्फेयर पे, थी या नहीं थी? फिर इसके बाद हमने देखा कि हमारा धीरे धीरे क्या हुआ? आपका जो वाटर वेपर से धीरे धीरे वॉल्केनिक इरप्शन बंद हुआ, आपका अर्थ का जो टेम्परेचर वो रिड्यूस होने लग गया। तो आपकी जो वाटर वेपर है वो कंडेंस्ड फॉर्म में आने लग गई। अब कंडेंस हो गया तो कंडेंस होकर कैसे बनने लग गई? रेन के थ्रू नीचे आने लग गया आपका ये प्रोसेस, है ना, वाटर, जिसकी वजह से आपके अर्थ में जितने भी डिप्रेशन थे, ओशियंस थे, मतलब ये जो रेन है ना, ये मिलियंस ऑफ ईयर्स तक चली थी, और वी कैन से बिलियंस ऑफ ईयर्स तक। अब इसी की वजह से हमारे बड़े बड़े ओशियंस, इतने सीज, ये सब बन गए थे हमारे। ठीक है। फिर उसके बाद अब आपको पता है कि हमारे जो एयर में था आपका CH4 भी था, NH3 भी था, तो वाटर इनके साथ कंबाइन हो के जो ये ओशन बन रहे थे ना, इन ओशंस को हम बोल रहे थे आपका हेल्डन सूप, या फिर हम इनको क्या बोल रहे थे? आपका बायोटिक सूप। मीन्स ऐसा सूप जिसके अंदर सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्रेजेंट थे। वहीं पे धीरे धीरे हमारे प्रोबायोन्स बनने स्टार्ट हुए थे। एक को हमने कोआसर्वेट्स बोला था, एक को हमने बायोस्फीयर्स बोला था नहीं? फिर वहीं से धीरे धीरे आपका इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, जिसका आपको पढ़ना है किसमें? एनिमल किंगडम को लिंक करते हुए। सबसे पहले फाइलम कौन सा है हमारा? वहां पे स्पॉन्जीज है नहीं है? फिर स्पॉन्जीज के बाद आपका सिलेंट्रेट आएगा, फिर आपका वहां पे कौन सा आएगा? प्लेटीहेल्मिन्थेस। ऐसे करके टोटल सबसे एंड में आता है मैमल्स। तो इसका मतलब जो हमारा फॉर्मेशन वो सबसे एंड में हुआ है, हमसे पहले बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स फॉर्म। अब बोलोगे कि मैम इतनी सारी चीजें आप कैसे बता पा रहे हो हमें क्योंकि उस टाइम पे तो कोई इंसान प्रेजेंट नहीं था, जैसे मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि ये सब के सब आपके जो फिलोसफर्स थे उनकी इमेजिनेशंस हैं, उन सब की इमेजिनेशंस हैं। हम क्या कर रहे हैं? उनके इमेजिनेशंस को प्रूफ
फाइंड आउट करने का ट्राई कर रहे हैं, साइंटिस्टों ने उनका प्रूफ फाइंड किया। तो ये जो बच्चों ये जो एविडेंसेस हम पढ़ेंगे ना अभी, ये एविडेंसेस यही चीज हमें बताएंगे कि हम जो डेवलप हुए हैं, हम पहले फिशेस भी थे, मतलब फिशेस से डेवलप हुआ, एम्फीबियन से, रेप्टाइल से, एवीज से, किससे हम डेवलप हुए हैं। अब डेवलप तो बोल दिया लोगों ने कि हमें पता है कि हम सबसे पहले प्रोकैरियोट थे। प्रोकैरियोट ने धीरे धीरे अपने बाहर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट की, है ना। फिर उसने क्या किया, इसने एक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया, जिसने उसको माइटोकॉन्ड्रिया बना दिया। किसी ने एक ने क्या किया, एक ने साइनोबैक्टीरिया को इनगल्फ कर लिया, जिसकी वजह से उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट आ गया। ऐसी मतलब ये पूरी की पूरी इमेजिनेशन है, लेकिन प्रूफ है ना। अब आप खुद बोलो, सेल के पास, माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का डीएनए क्यों होता है, जबकि सारा डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है? क्योंकि वो एक प्रूफ है हमारे पास कि हमारे सेल ने क्या किया हुआ है, प्रोकैरियोटिक सेल ने जिसके पास माइटोकॉन्ड्रिया, उसने किसी दूसरे सेल को एनगल्फ किया हुआ है। सेल विद इन अ सेल का वो एग्जांपल है। ऐसे सेम हमारे प्लांट सेल है, प्लांट सेल के पास क्लोरोप्लास्ट है। अब क्लोरोप्लास्ट के पास भी खुद का डीएनए होता है, तो नहीं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को हम सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, बिकॉज दे हैव देयर ओन डीएनए, खुद का डीएनए है। कहां से आया खुद का डीएनए उनके पास? सीधा किसी दूसरी सेल को उन्होंने एनगल्फ किया है। ये सारा प्रोसेस मैंने आप लोगों को लास्ट क्लासेस में समझा दिया था। आई होप यहां तक सबको समझ में आया होगा। तो लास्ट में तो क्लासेस में मैंने आपको सारी थ्योरीज बताई थी, आज मैं उन सबका आपको एविडेंसेस बताऊंगी कि कैसे हमें पता चला कि हम लोग, हमारे जो एंसेस्टर्स है वो कहाँ से आए, हमारे एंसेस्टर्स कैसे दिखते थे। वो सारी की सारी थ्योरीज आज हम का एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पे पढ़ेंगे। क्लियर? आज का हम लेक्चर में क्या करने वाले हैं, सबको बताओ जल्दी से। सबको क्लियर हुआ ना आज का लेक्चर में हम क्या करेंगे? चलो फिर अब हम स्टार्ट करते हैं। तो अब हमने देखा कि सबसे पहले हमारी अर्थ पे हुआ था एक इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन। इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन का मतलब जब आपके जो एटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनके अंदर अगर चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है, मतलब नॉन सेलुलर बॉडीज के अंदर अगर चेंजेस हो रहे हैं उसको बोलते हैं इनऑर्गेनिक इवोल्यूशन। और अगर हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशन हो रहा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, ध्यान से सुनना है, तो हम उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक इवोल्यूशन, ठीक है, या फिर उसको बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, जो हम आगे पढ़ने वाले हैं कि बायोलॉजिकल इवोल्यूशन कैसे हुआ था, ठीक है। तो अब इवोल्यूशन का यहाँ पे हमें एविडेंसेस पढ़ने। अब इसके जो एविडेंसेस है बच्चों, टोटल 4 एविडेंसेस हैं। आप सबसे पहले यही लिखोगे यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास 4 एविडेंसेस अवेलेबल हैं। देखो पहला एविडेंस लिखो हमारा है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। पैलेंटोलॉजिकल का मतलब होता है आपका जो फोसिल्स से हमें मिला है। फोसिल्स मतलब जो हमारे एंसेस्टर्स से बहुत पुराने में फोसिल्स मिले। अब हमने डायनासोर्स नहीं देखे, डायनासोर्स वाला जो पीरियड था हमने नहीं देखा उसको, लेकिन डायनासोर्स के फोसिल्स हैं। वो ये हमें ये बताते कि डायनासोर्स थे, वो कोई स्टोरी नहीं है, वो किसी फिलोसफर ने हमें नहीं बोल दिया कि डायनासोर्स थे, वो रियल में थे। एक एग्जाम्पल हम देखेंगे आर्कियोप्टेरिक्स का। आर्कियोप्टेरिक्स को बोलते हैं हम रेप्टाइल्स और एवीज के बीच का कनेक्टिंग लिंक। किसका मतलब क्या है आपका कि वो जो है, वो आपके जो एवीज है वो रेप्टाइल्स से डेवलप हुए हैं। पहले आपके रेप्टाइल्स आए, उसके बाद आपके एवीज आए। तो कुछ कैरेक्टर उसके अंदर रेप्टाइल्स के थे, कुछ कैरेक्टर उसके अंदर एवीज वाले थे। तो ये चीजें हमें बताती हैं, ये एविडेंसेस, मतलब इनके आर्कियोप्टेरिक्स का फोसिल हमारे पास प्रेजेंट है। तो फोसिल को देख के हमने पता लगाया ना कि हाँ, अब एवीज का क्या, एवीज का मतलब उसके पास फीदर्स है, उसने जो अपने फोरलिम्स हैं, फोरलिम्स को उसमें कन्वर्ट कर लिया फीदर्स में। तो हमें फोसिल के अंदर फीदर्स देखने के लिए, मतलब पंख देखने के लिए मिले। फिर हमें पता है रेप्टाइल्स के पास टूथ्स प्रेजेंट होते हैं, एविज के पास तो बीक प्रेजेंट होती है। तो हमने देखा कि हमें आर्कियोप्टेरिक्स के अंदर हमें टूथ्स भी दिखे। तो इसका मतलब वो पहले क्या था, रेप्टाइल था, क्योंकि टूथ थे उसके पास। फिर उसने धीरे धीरे क्या किया, इवोल्यूशन हुआ उसके अंदर, उसने अपने फोरलिम्स को फीदर्स में चेंज कर लिया, जो उसको फ्लाई करने में हेल्प करने लगा। तो ये सारे एविडेंसेस हमें बताते कि कैसे कैसे हमारा इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है। तो पहला हमारा एविडेंस है पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। इसका मतलब हमारे फोसिल से जो हमें एविडेंस मिलता है, evidence from fossil record। हमारे पास जितने भी फोसिल्स के रिकॉर्ड्स हैं उन सब से जो हमें एविडेंस मिला है। सेकेंड एविडेंस देखो अब, एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी। एंड ये वाला बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, यही पे ना हमारे क्वेश्चन आते हैं। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एनाटॉमी और मॉर्फोलॉजी को देख के, मतलब जो पहले के जो लोग प्रेजेंट हैं, जो हमारे एवीज हैं, रेप्टाइल्स हैं, इन सब के और हमारे
स्केलेटल सिस्टम को देखा गया कि स्केलेटल सिस्टम हमारा सेम है लेकिन फंक्शन अलग अलग कर रहे हैं। किसी किसी का क्या है, स्केलेटल सिस्टम डिफरेंट है लेकिन फंक्शन सेम कर रहे हैं। उसके बेसिस पे पता चल रहा है कि ये सब इवोल्यूशन हुआ है। ये भी हम आपका पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस एंड द थर्ड वन आएगा हमारा नॉट एम्ब्रियो, एक सेकेंड बच्चों, फोर्थ वाला मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपका, एविडेंस फ्रॉम फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। अब आप बोलोगे मैम इतने सारे एविडेंस किसी एक ने थोड़ी ना दिए होंगे। अब आपको पता है, देखो बहुत सारे अलग अलग टाइप के साइंटिस्ट होते हैं। कोई साइंटिस्ट होता है जो सिर्फ फोसिल्स की स्टडी करते हैं, है ना, तो उन्होंने एविडेंस दे दिए फोसिल्स वाले, बिकॉज वो फोसिल्स की स्टडी कर रहे थे। कुछ साइंटिस्ट थे जो हमारे एनाटॉमी पे स्टडी करते हैं, एनाटॉमी मतलब बॉडी की इंटरनल स्ट्रक्चर, हमारा स्केलेटल सिस्टम टाइप से, तो उन्होंने अपने वो एविडेंसेस दे दी। कुछ होता है जो मॉर्फोलॉजी की स्टडी करते हैं, मतलब आउटर अपीयरेंस, उनका फंक्शन कैसे है, इन सारी चीजों उन्होंने अपने एविडेंस दे दिए। कोई बायोकेमिस्ट थे हमारे साइंटिस्ट उस टाइम पे, तो उन्होंने अपने एविडेंसेस दे दिए। जो एम्ब्रियोलॉजी की स्टडी करते थे, मतलब सारे के सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने अपने अपने पॉइंट्स उठा के रख दिए यहाँ पे। किसी ने एम्ब्रियो पे स्टडी की, किसी ने आउटर अपीयरेंस, किसी ने आपका इंटरनल स्ट्रक्चर पे, किसी ने फिजियोलॉजी पे, किसी ने बायोकेमिस्ट्री पे, इन सब पे अलग अलग लोगों ने अपने अपनी क्या करा, स्टडी किया एंड पूरा का पूरा एविडेंसेस के 4 टॉपिक हमारे बना दिए। अब हमें क्या करना है, हमारी ड्यूटी तो सिर्फ इनको पढ़ना है ना। चलो अब पढ़ते हैं। अब पहला एविडेंस हम देखते हैं पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। स्टार्ट करें पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस। अब पैलेंटोलॉजिकल वर्ड से तो देखो आपको पता चल रहा है कि आपका क्या है, पैलेंटोलॉजी वर्ड, पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ फोसिल्स। इट इज अ स्टडी ऑफ फोसिल्स, आपकी साइंस की वो ब्रांच जिसके अंदर फोसिल्स की स्टडी करते हैं, उसको बोलता है पैलेंटोलॉजी, स्टडी ऑफ फोसिल्स। ठीक है, फोसिल्स हमें क्या बताता है, फोसिल्स से ही तो हमें, अच्छा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फोसिल्स क्या है। फोसिल्स आपके क्या है, प्रिजर्व रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म। आपको पता है जो हमारी बोन्स होती हैं वो कभी डिसॉल्व नहीं होती, मतलब वैसे औरतें आप बोलोगे मैम ऑस्टियोपोरोसिस होता है, उसमें कैल्शियम डिसॉल्व होता है, लेकिन बोन्स हमारी होती है जो लॉन्ग टाइम तक रह सकती हैं। स्केलेटल सिस्टम जो होता है ना, किसी भी इंसान को स्केलेटल सिस्टम एज इट इज रहता है। तो अगर सपोज करो कोई एक इंसान है, एक जगह पे उसकी डेथ हो गई है ना, वो उसका जो पूरा बॉडी का पार्ट है, उसके बॉडी के पार्ट को उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसको पूरा ईट कर जाएंगे, लेकिन जो उसकी बोन्स वाला पार्ट है वो तो वहीं पे रहेगा या नहीं रहेगा। तो जिस सॉइल के अंदर, जिस पार्ट के अंदर वो स्केलेटल सिस्टम था, उस पार्ट में उसके रिमेन्स रह जाएंगे, उसके स्केलेटल सिस्टम के रिमेन्स रह जाएंगे या नहीं रह जाएंगे, उसी को हम फोसिल बोल देंगे। हमें बहुत सालों बाद हमें डायनासोर्स के फोसिल्स मिले, बिकॉज डायनासोर्स तो मर चुके थे। अब मरने के बाद जहां पे, जिस जगह पे उनकी डेड बॉडी पड़ी हुई थी, उस डेड बॉडी वहां से हमें उनके फोसिल्स देखने के लिए मिले, बिकॉज लोगों ने स्टडीज करना स्टार्ट कर दिया। तो फोसिल्स क्या होता है, दीज आर द प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म के जो हार्ड पार्ट के रिमेन्स रह जाते हैं, हार्ड पार्ट लाइक आपका बोन्स वगैरह। ठीक है, ये अब फोसिल्स हमें कहाँ पे मिलते हैं, फोसिल्स हमें रॉक्स के अंदर मिलते हैं। अब रॉक्स आपको यहाँ पे पढ़ना है, टोटल होती हैं 4 टाइप की रॉक्स। देयर आर टोटल 4 टाइप्स ऑफ रॉक्स। अब देखो 4 टाइप की रॉक कैसी कैसी होती हैं। सबसे पहले, एक सेकेंड में 4 नहीं, आई थिंक यहाँ पे 3 रॉक्स हमें पढ़नी है, बिकॉज नीट में ना आपका ये 3 ही आती है। पहली आपको देखनी है सेडिमेंट्री रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, एंड यही वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकियों को आप चाहे लर्न भी मत करना, पहली बस सेडिमेंट्री रॉक याद कर लेना, ये सफिशिएंट। बिकॉज सेडिमेंट्री रॉक आपकी बेस्ट रॉक होती हैं, जिनके ऊपर स्टडी ऑफ फोसिल्स बहुत इजीली किया जाता है, क्योंकि इनके ऊपर कोई भी हार्ड पार्ट रहेगा ना, तो उस रॉक के ऊपर ना निशान, जो रिमेन्स है वो बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं। इसके ऊपर रिमेन्स बहुत अच्छे से डेवलप होते हैं किसी भी डेड बॉडी के, तो इसलिए हम इसको बेस्ट रॉक मानते हैं स्टडी ऑफ फोसिल्स का। सेकेंड रॉक होती है हमारी मेटामॉर्फिक रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक, एंड थर्ड रॉक होती है हमारी इग्नस रॉक, इग्नस रॉक। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि विच वन इज द बेस्ट रॉक फॉर द स्टडी ऑफ फोसिल्स, तो ये हमारी है बेस्ट फॉर स्टडी ऑफ फोसिल्स।
और सेडिमेंट्री रॉक का एग्जाम्पल जैसे कि आपका लाइमस्टोन हो गया या फिर आपका सैंडस्टोन, इसको हम बोलते हैं आपका सेडिमेंट्री रॉक। और मेटामॉर्फिक जैसे कि आपके मार्बल्स। और इग्नस रॉक में आपके आते हैं एग्जाम्पल ग्रेनाइट स्टोन। और ये ग्रेनाइट स्टोन कैसे बनता है? वॉल्केनिक इरप्शन से। वॉल्केनिक इरप्शन से ये आपके बनते हैं। बताओ, ये तीनों समझ में आए? सिर्फ आपको याद रखना है सेडिमेंट्री रॉक विच वन इज द बेस्ट फॉर द स्टडी ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स की स्टडी करने के लिए आपकी बेस्ट रॉक, जैसे कि एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो, सेडिमेंट्री लेयर ऑफ रॉक। ये देखो आपको एक यहाँ पे प्लांट का फॉसिल्स दिख रहा है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है आपका प्लांट? सेडिमेंट्री रॉक क्या होता है? सेडिमेंट्री रॉक में ऐसे आपकी लेयर्स होती हैं, इसको बोलते हैं लेयर्स ऑफ एम्बेडेड ह्यूमंस। एम्बेडेड ह्यूमंस की, जो ह्यूमंस मतलब या फिर जो एनिमल है उसकी डेथ हो गई, अब डेथ होने के बाद उसके ऊपर लेयर से लेयर ऐसे डेवलप होती चली जाती है, तो उसको हम बोलते हैं आपका सेडिमेंट्री, जो सेडिमेंट्स से बनी है, एम्बेडेड एनिमल्स। या सेडिमेंट्री ये लेयर है आपकी एक अर्थ का। सपोज करो सबसे पहले क्या हुआ कोई एनिमल उसकी डेथ हुई तो वो इस लेयर पे यहाँ पे है, फिर इसके ऊपर क्या हुआ, बहुत सारे स्टोन्स आ गए या फिर कोई भी लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, ये सब आके इकट्ठा हो गए, फिर कोई दूसरा एनिमल आया, फिर उसके ऊपर आके फिर यहाँ पे पूरा का पूरे लेयर्स बनती चली जाती है, इसको हम बोलते हैं आपका सेडिमेंट्री। सिर्फ लेयरिंग से बनती है आपकी ये वाली, ऐसे आपको याद रखना है। पैलेंटोलॉजी मैंने आपको वर्ड बता दिया, स्टडी ऑफ फॉसिल्स को हम बोलते हैं। अब देखो इसके ऊपर ये आपका ये फॉसिल दिख रहा है यहाँ पे, ये स्ट्रक्चर, ये वाला फॉसिल्स यहाँ पे जूम करके आपको दिखाया हुआ प्लांट का ये फॉसिल्स है, तो बहुत इजीली हम सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर देख सकते हैं अपनी फॉसिल्स की स्ट्रक्चर को। क्लियर यहाँ तक? अब आता है बच्चों हमारा टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स भी हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। देखो अब कितने टाइप के होते हैं, टाइप्स ऑफ फॉसिल्स। ये होते हैं हमारे टोटल 4 टाइप के फॉसिल्स। द फर्स्ट वन इज योर अनएल्टर्ड फॉसिल्स, अनएल्टर्ड फॉसिल्स। सेकेंड होते हैं हमारे पेट्रीफाइड फॉसिल्स। थर्ड होते हैं हमारे माउल्ड फॉसिल्स, फिर मोल्ड। आपका फोर्थ वन होता है कास्ट। अब इन चारों के चारों फॉसिल्स के अंदर डिफरेंस क्या है? अनएल्टर्ड का मतलब ये है कि जब किसी बॉडी की डेथ हुई, अब डेथ होने के बाद जैसा वो फॉसिल उस टाइम पे था, डेथ के टाइम पे, वो एज इट इज ही अब भी रहेगा। उस फॉसिल के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए, ना उसकी मॉर्फोलॉजी में ना उसकी स्ट्रक्चर के अंदर, उसको बोलेंगे अनएल्टर्ड फॉसिल। इसका सिर्फ बच्चा आपको एग्जाम्पल याद रखना है, ये आपका वूली मैमूथ्स के अंदर देखने के लिए मिलता है। वूली मैमूथ्स के जो फॉसिल्स हैं वो अनएल्टर्ड है, जैसे पहले जब उनकी डेथ हुई होगी जैसे तब उनके फॉसिल्स रहे होंगे वैसे ही वे फॉसिल्स हैं। एंड फॉसिल्स क्या होता है, मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद बनते हैं, मिलियंस ऑफ ईयर्स लगता है आपके फॉसिल्स को बनने में। जैसे कि हम लोग अभी आपका पढ़ रहे हैं ना, उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स चैप्टर आपने पढ़ा है, वहां पे जो पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन की जो सबसे आउटर वाली लेयर है स्पोरोपैलेनिन, जो उसको फॉसिल का इफेक्ट देती है, जिसकी वजह से वो एज अ फॉसिल बन सकता है, क्योंकि बहुत हार्ड लेयर होती है, उसको डिसॉल्व कराना इजी नहीं होता। कोई बैक्टीरिया कोई भी वायरस उसको डिसॉल्व नहीं करा सकता। तो ये फॉसिल सेम ऐसे ही एनिमल्स के अंदर उनके बोन्स के थ्रू बनता है। पेट्रीफाइड फॉसिल्स वो फॉसिल्स होते हैं जो मिनरलाइजेशन से बन जाते हैं। मिनरलाइजेशन मतलब कोई भी एक एनिमल है, उस एनिमल की बॉडी के अंदर क्या होगा, उसकी बॉडी के ऊपर सारा का सारा जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है वो इनऑर्गेनिक कंपोनेंट के अंदर डिपॉजिट होने लग जाएगा। मतलब उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारा इनऑर्गेनिक कंपोनेंट का डिपोजिशन होने लग जाना। डिपोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक कंपोनेंट इज नोन एज मिनरलाइजेशन। ये हमारे बनता है पेट्रीफाइड। और जो मैक्सिमम हमारी स्टडी होती है वो पेट्रीफाइड फॉसिल्स की जाती है। और कौन सी रॉक पे की जाती है? सेडिमेंट्री रॉक पे। बस 2 क्वेश्चन, सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर आपकी स्टडी की जाती है, कौन से फॉसिल्स की मैक्सिमम स्टडी की जाती है? पेट्रीफाइड फॉसिल्स की। फिर आता है हमारे मोल्ड फॉसिल्स। वो फॉसिल्स होते हैं जो अपनी चेंज कर लेते हैं शेप को आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, जो अपनी चेंज कर लेंगे शेप, चेंज इन शेप। फिर आता है हमारा कास्ट। कास्ट के अंदर क्या होता है, जो मोल्ड वाले मतलब चेंज कर लिया शेप में, फिर उसके ऊपर डिपोजिशन हो गया, मतलब मिनरलाइजेशन हो गया उसके ऊपर, डिपोजिशन ऑफ इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस ऑन मोल्ड फॉसिल्स, डिपोजिशन ऑफ inorganic substances in
मोल्ड फॉसिल्स, इसको हम बोलते हैं आपका कास्ट। ये 4 टाइप के हैं, मेनली आपको याद रखना है पेट्रीफाइड के बारे में ही। बताओ याद रहेगा। अब ये तो देखो फॉसिल्स का होगा कि फॉसिल्स कहाँ से, कौन सी रॉक से मिलेंगे, कितने टाइप के हमें फॉसिल्स मिलते हैं। अब बात आती है कि फॉसिल्स को देख के, मतलब सपोज करो मुझे कोई फॉसिल मिला किसी भी प्लांट का या एनिमल का, तो द क्वेश्चन अराइजेस कि मैं उसको देख के कैसे पता लगाऊंगी कि इस एनिमल के जिसका मुझे फॉसिल मिला वो इतने साल पुराना है। जैसे कि आप वो देखते हो ना टीवी में आता है सीरियल सीआईडी शो आता है ना, सीआईडी वाला। तो सीआईडी में क्या होता है, जो डॉक्टर्स आरुम के वो क्या करते हैं, आपका डेड बॉडी आती है उनके पास, डेड बॉडी में उनके पास स्केलेटल सिस्टम्स भी आते हैं। तो स्केलेटल को देख के वो ये बता देते हैं कि इसकी डेथ 1 साल पहले हुई थी, 2 साल पहले हुई थी, या कब इसकी डेथ हुई थी। इवन वो रीजंस भी बता देते हैं। तो रीजन कैसे बताते हैं, वो सीआईडी में जो डॉक्टर आरुम के है और डॉक्टर तारिका है, वो ऐसे ही बताते हैं, फॉसिल्स की स्टडी करते हैं। जो उनका फॉसिल मिला उसको स्टडी करेंगे, इवन जहां से वो फॉसिल मिलता है वो वहां पे उस स्पॉट पे भी जाते हैं, उस स्पॉट को देख के बता देते हैं जहां पे वो फॉसिल मिला। तो मतलब रॉक्स और फॉसिल्स दोनों की स्टडी की जाती है। अगर हम ये पता लगाना चाहते हैं, सपोज करो हमें जो डायनासोर्स मिले है ना, डायनासोर का एक फॉसिल मिला, फिर साइंटिस्टों ने उस डायनासोर्स की फॉसिल्स की स्टडी करके हमें ये बता दिया था कि आज से कितने साल पहले डायनासोर्स हुआ करते थे। बताया था नहीं बताया था। अब वो साइंटिस्ट थोड़े न थे उतने साल पहले, कितने टाइम पहले आपके वो साइंटिस्ट अवेलेबल थे, उन्होंने देखा था कितने इतने साल पहले डायनासोर्स थे, उन्होंने सिर्फ उस फॉसिल की स्टडी करी। सेम हमारे प्लांट्स की स्टडी करी। अब जो ये स्टेटमेंट दिया गया है कि अर्थ जो लाइफ है हमारी, पहले तो अर्थ बन गई थी 4.5 बिलियन ईयर एगो, बन गई थी ना, उसके 500 साल बाद हमारी अर्थ बनी, मतलब अर्थ के ऊपर लाइफ देखी गई 500 साल बाद। और सबसे पहले हमारे प्रोकैरियोट आए, फिर आपके यूकैरियोट, फिर धीरे धीरे आपके स्पॉन्जीज, ऐसे ही सबसे पहले हम देखेंगे फिशेज, मतलब सबसे पहले एक्वेटिक आए थे, फिर एक्वेटिक से वो धीरे धीरे टेरेस्ट्रियल होने लग गए। तो कैसे हमें पता लग रहा है कि कितने कितने साल टाइम बाद वो सब चेंजेस हो रहे हैं, तो ये सारी की सारी फॉसिल्स के थ्रू है। अब फॉसिल्स की स्टडी देखो हम कैसे करते हैं। ये देखो सबसे पहले ये हमारा एक फिश का फॉसिल मिला था, सपोज ये इस वाले फिश का, ऐसे ही हमारा फॉसिल मिला, और इस फॉसिल का प्रेजेंट डे ऑर्गेनिज्म बिल्कुल ऐसा दिखता है। इसका मतलब इसके जो एंसेस्टर थे वो ऐसे दिखते होंगे, इसलिए हमें पता लगा कि ये वाले ऑर्गेनिज्म पहले ऐसे थे, इनके एंसेस्टर्स ऐसे थे फॉसिल्स की हेल्प से। ये देखो यहाँ पे ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है, आपका आर्चोप्टेरिक्स। आर्चोप्टेरिक्स एग्जांपल मैं आपको आगे समझाऊंगी, जिसको हम मिसलिंग्स में बोलते हैं कि रेप्टाइल्स और एवीज के बीच का आपका ये ऑर्गेनिज्म होता है। अब हमें देखना है कि आखिरकार कैसे इनके अंदर आपका हम एज प्रेडिक्ट करेंगे। मेनली तो क्वेश्चन वही आता है ना, एज ऑफ फॉसिल्स को बताने के हमारे पास टोटल 4 मेथड्स आते हैं। एज ऑफ फॉसिल्स। अब आपने रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स का नाम सुना है, जिससे पहले आपको पता होना चाहिए रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तो पहली जो हमारी टेक्निक है ना वो होती है रेडियो एक्टिव डेटिंग। रेडियो एक्टिव डेटिंग। अब बच्चों ये जो रेडियो एक्टिव डेटिंग है ना, इस रेडियो एक्टिव डेटिंग का मतलब ये है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हेल्प से, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हेल्प से हम क्या करेंगे, आपका बताएंगे कि ये फॉसिल कितना पुराना है। अब रेडियो एक्टिव डेटिंग को हम यूज करते हैं, used to determine the age of rock या फिर आपका फॉसिल। अब इसके अंदर देखो, इसका एक बेसिक मैं आप लोगों को समझाती हूँ। रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या होता है, आपको पता है अपने अंदर से रेडिएशन एमिट करते हैं। सपोज ये मेरा एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अभी इसका जो अमाउंट है वो 1000 ग्राम का है, ठीक है। फिर हमने देखा है कुछ साल के बाद ये 1000 से 500 रह गया। अब ये 1000 से 500 रह गया, इसको हम बोलते हैं इसकी हाफ लाइफ, मतलब ये इतने टाइम पीरियड में, अब ये टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है। सपोज करो ये हो गया आपका 500 साल, 500 ईयर, तो हमने ये बोला कि 500 ईयर में मेरा ये वाला रेडियो एक्टिव एलिमेंट हाफ हो गया। अब ये फिर से 500 से 250 रह गया, तो अब हम यहाँ पे ये बता सकते हैं कि ये फिर से 500 साल लगे होंगे, 500 साल लगे होंगे ना फिर से, बिकॉज पहले उसको 1000 से 500 होने में 500 साल लगे थे, अब अगेन उसको 500 से 250 होने में पूरे 500 साल लगेंगे, मतलब ये इसकी सेकेंड हाफ लाइफ हो गई। सेकेंड हाफ लाइफ आप जो पढ़ते हो ना केमिकल काइनेटिक्स, केमिस्ट्री में चैप्टर थे केमिकल काइनेटिक्स, उसके अंदर ये चीज पढ़ते हो। तो ये
मेनली ये वाला मेथड यूज किया जाता है फोसिल्स का पता लगाने के लिए। कैसे पता लगाएंगे, उसके अंदर दो मेथड्स आएंगे आपका, एक होता है कार्बन डेटिंग और एक होता है यूरेनियम डेटिंग। अब कार्बन डेटिंग और यूरेनियम डेटिंग का मेथड कब कब करेंगे वो सुन लो। कार्बन डेटिंग का जो हम यूज करेंगे वो उन फोसिल्स के लिए यूज करेंगे जो ज्यादा पुराने नहीं है उनके लिए, क्योंकि हमने सपोज करा ये हमारा कार्बन है 14, ये एक अनस्टेबल होता है, कार्बन 14 अनस्टेबल सब्सटेंस होता है और हमें इतना पता है कि अपना पूरा हाफ लाइफ जो होता है, मतलब कार्बन 14 हाफ रह के 914 बना लेता है जो कि एक स्टेबल होता है हमारा कंपाउंड। और इसको कार्बन 14 से नाइट्रोजन 14 बनने में, बिकॉज कार्बन 14 क्या एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कार्बन 14 से इसको नाइट्रोजन 14 बनने में पूरे 5760 ईयर्स लगते हैं। कितने साल इसको लगते हैं। अब हम क्या देखेंगे, जो मेरा फोसिल है, अब आपको पता है हमारी बॉडी कार्बन की बनी होती है, कैल्शियम की बनी होती है ना, और हमारी बॉडी के अंदर जो अगर हम देख रहे हैं इसका फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसके अंदर अब जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो कितनी हाफ लाइफ, अगर उसने एक हाफ लाइफ पूरी कर ली है, मतलब कार्बन 14 से वो नाइट्रोजन 14 पूरा हो चुका है, तो इसका मतलब इतना साल पुराना तो वो है नहीं। फिर वो नाइट्रोजन 14 के बाद फिर से और रिड्यूस टू हाफ हो गया है, मतलब उसने दो हाफ लाइफ दिखा दिया है अगर, तो इसका मतलब 570 प्लस 570 इतने साल वो पुराना हमारा है। ऐसे हम फाइंड आउट करते हैं कार्बन डेटिंग के थ्रू किसी भी फोसिल की एज। अब यूरेनियम का क्यों यूज करते हैं, यूरेनियम का यूज करते हैं जब हमारा फोसिल मिलियंस ऑफ ईयर पुराना हो, क्योंकि यूरेनियम वाली कंपाउंड को, जो यूरेनियम रेडियोएक्टिव एलिमेंट है, इसको अपना हाफ लाइफ बनाने में, इसको हाफ होने में पूरे मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, जिसका है यूरेनियम 238, और इसको पूरा अपना हाफ होने में, मतलब जितना भी इसका अमाउंट होगा, सपोज 1000 होगा तो 1000 से 500 होने में, और 5000 मतलब हाफ रिड्यूस होके बन जाता है Pb207, और इसको इस प्रोसेस में लगता है मिलियंस ऑफ ईयर। तो हम यहीं से फाइंड आउट कर देते हैं कि आपका इतना, मतलब क्या हुआ है, यूरेनियम से पीबी बन चुका है हमारा, तो इसका मतलब एक हाफ लाइफ हो चुकी है, मतलब मिलियंस ऑफ ईयर ये पुराना ये है हमारा एग्जैक्टली। पूरा एग्जैक्ट ईयर तो नहीं बता सकते कि 5 ईयर या 5 ईयर 3 मंथ 2 डेज, ये वैल्यू नहीं बता सकते, हम अप्रोक्सली बता सकते हैं कि ये मिलियंस ऑफ ईयर पुराना है या फिर ये थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुराना है। किसी भी फॉसिल में आप देखोगे यही स्टेटमेंट लिखा होगा कि इतने मिलियन है, ये इतने थाउजेंड है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं वहां पे नोट डाउन होता है। इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिव, मतलब रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की हेल्प से जब हम पता लगाते हैं किसी भी फॉसिल का टाइम पीरियड कि वो कितने साल पुराना है। एक और मेथड होता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस मेथड, जिसका सिर्फ आपको नाम याद रखना है, जो एक मॉडर्न टेक्निक है, ये पहले टाइम में यूज किया जाता था, अभी टाइम में हमारा यूज किया जाता है इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस टेक्निक, ESR भी हम इसको बोलते हैं। ये बच्चा आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ोगे। तो सिर्फ देखो आपको यहाँ से क्या रखना है, पैलेंटोलॉजी वर्ड याद रखना, स्टडी ऑफ फॉसिल्स, ठीक है। सबसे बेस्ट स्टडी किसकी की जाती है, आपकी सबसे बेस्ट स्टडी आपका कौन सी रॉक पे, सेडिमेंट्री रॉक पे की जाती है, और पेट्रीफाइड फॉसिल्स की जाती है। ए जो फॉसिल बताने के लिए रेडियोएक्टिव डेटिंग का यूज करते हैं, इसमें दो मेथड्स होते हैं, कार्बन और यूरेनियम। कार्बन हम तब यूज करते हैं कार्बन डेटिंग जब हमें थाउजेंड्स ऑफ ईयर पुराना फॉसिल की बतानी हो, या फिर अगर हमें मिलियंस ऑफ ईयर पुराने फॉसिल की बतानी हो तो वहां पे यूरेनियम डेटिंग का यूज करेंगे। इसके अलावा और कुछ आपको याद नहीं रखना है। बताओ समझ आया यहां तक या नहीं, सारी चीजें क्लियर है बच्चों यहां तक। चलो अब हम अपना आगे का स्टार्ट करते। तो ये हमारा हुआ पहला फॉसिल्स पैलेंटोलॉजिकल एविडेंसेस। अब इसके बाद सेकेंड एविडेंसेस हमें कौन से पढ़ने हैं, अब इसके बाद नेक्स्ट एविडेंसेस आते हैं बच्चों हमारे पास। चलो इससे पहले ना एनसीईआरटी भी देख लेते हैं, हमारी एनसीईआरटी क्या लिखते हैं, एनसीईआरटी को नहीं छोड़ते। देखो एविडेंसेस दैट evolution of life form has indeed taken place on earth has come from many quarters, मतलब बहुत साल पुराने हमारी लाइफ का फॉर्मेशन हुआ है। अब उसको पता न लगाने के लिए हमारे पास कुछ एविडेंसेस हैं। कौन कौन से, जैसे कि हमारे फोसिल्स, फोसिल्स क्या है, आर द रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट्स ऑफ लाइफ फॉर्म, जो कि हमें रॉक्स के अंदर मिलते हैं। तो रॉक्स क्या बना लेते हैं, रॉक्स फॉर्म सेडिमेंट्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं, एंड ए क्रॉस सेक्शन ऑफ अर्थ क्रस्ट, अर्थ के क्रस्ट का एक पूरा का पूरा एरिया जो हमें क्या कराता है, अरेंजमेंट ऑफ सेडिमेंट्स वन ओवर द अदर ड्यूरिंग द लॉन्ग हिस्ट्री ऑफ अर्थ। मतलब सबसे पहले क्या हुआ, नीचे आपके सारे के सारे ऑर्गेनिजम्स बिल्ड हो गए, उसके ऊपर स्टोन की लेयर आ गई, उसके ऊपर सैंड की लेयर आ गई, ऐसे ऐसे लेयर्स बनती चली गई हमारी पूरी, ये पूरी लाइफ हिस्ट्री में इसको सेडिमेंट्स लेयर बोलते हैं।
तो डिफरेंट एज्ड रॉक सेडिमेंट्स कंटेन फॉसिल्स ऑफ डिफरेंट लाइफ फॉर्म हु प्रोबेबली डाइड ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर सेगमेंट। तो इससे हमें पता चलता है कि जो सबसे नीचे वाला सेडिमेंट होगा, जो सबसे नीचे वाली लेयर होगी, वो सबसे पहले बनी होगी, फिर उसके ऊपर सैंड आ गया, फिर उसके ऊपर एक दूसरे ऑर्गेनिजम्स का हमें फॉसिल मिला। तो उससे हमें पता चला कि वो जो सबसे ऊपर वाला होगा वो नीचे वाले के कंपैरिजन में उसकी डेथ लेट हुई होगी या नहीं हुई होगी। तो इसके बेसिस पे भी हम एज प्रेडिक्ट करते हैं। सम ऑफ देम अपीयर सिमिलर टू मॉडर्न ऑर्गेनिज्म, उसमें से जो कुछ फॉसिल्स हैं हमें मॉडर्न ऑर्गेनिजम्स के जैसे दिखते हैं। दे रिप्रेजेंट एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म, ये हमें बताते हैं कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म थे जो अब एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, मतलब गायब हो चुके हैं। एग्जाम्पल हमारे डायनासोर्स। सो स्टडी ऑफ फॉसिल्स इन डिफरेंट सेडिमेंट्री लेयर, अलग अलग सेडिमेंट्री लेयर्स में फॉसिल्स की स्टडी करना, यही हमें जियोलॉजिकल पीरियड के बारे में बताया था कि वो कौन से जियोलॉजिकल पीरियड में, ये वाला कंसेप्ट ने मैं आपको आगे पढ़ाऊँ, जुरासिक पीरियड हमारा, और बहुत सारे पीरियड्स हम पढ़ने वाले हैं उसमें कि कौन से पीरियड में कौन सी वाली लेयर डेवलप हुई होगी हमारी। The study show that life forms varied over time and certain life form are restricted to certain geological, मतलब कुछ लाइफ तो आपके जियोलॉजिकल टाइम से पहले बनी थी, कुछ उसके बाद में बनी थी। वो डिपेंड कर रहा है किसके लेयर से, सबसे नीचे वाली लेयर कौन सी है, उसके ऊपर वाली लेयर, उसके ऊपर वाली लेयर, ऐसे अलग अलग लेयर्स पे जब हमें फॉसिल्स मिलते हैं। Hence, new form of life have arisen at different time in the history of Earth. मतलब अर्थ की हिस्ट्री में जो अलग अलग लाइफ की फॉर्म्स है अलग अलग टाइम पे आए, जरूरी नहीं कि सारी की सारी एक साथ है। डायनासोर्स का भी आए, आर्कियोप्टेरिक्स का भी आए, अलग अलग टाइम पे सारे के सारे आए, इसीलिए उनकी जो फॉसिल्स है वो भी हमें अलग अलग लेयर्स में मिले अर्थ के। ऑल दिस इज कॉल्ड पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस, मतलब फॉसिल्स वाले जो एविडेंस होते हैं। डू यू रिमेम्बर हाउ द एजेस ऑफ द फॉसिल्स, की कैसे हम उसको कैलकुलेट करते हैं। Do you collect the method of radioactive dating and principles behind the procedure? देखो अब इसके बाद नेक्स्ट आता है, इतना हमने पढ़ लिया, ये मैंने आपको एग्जांपल बता दी कि कैसे हम प्रेडिक्ट करेंगे वो चीजें भी। अब नेक्स्ट आता है हमारे एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। अब सपोज करो कोई साइंटिस्ट था हमारा, वो साइंटिस्ट क्या कर रहा था, एम्ब्रियो के ऊपर स्टडीज कर रहा था। उसने अपने एम्ब्रियोलॉजिकल वाले बता दिए, उसने देखा कि एक एम्ब्रियो फिश का एम्ब्रियो दे लिया, एम्फीबियंस का ले लिया, रेप्टाइल्स का ले लिया। उसने बोला कि सबके एम्ब्रियो सेम है, बिल्कुल सबके एम्ब्रियो बिल्कुल सेम है, लेकिन जब उससे एक एडल्ट का फॉर्मेशन हो रहा है वो एडल्ट अलग हो जा रहा है। मतलब एडल्ट में और आपके एम्ब्रियो में बहुत डिफरेंस है। इसका मतलब ये पता चल रहा है कि कहीं ना कहीं हर कोई ऑर्गेनिज्म एक ही सेम, मतलब इन सबके एंसेस्टर सेम रहे हैं कहीं ना कहीं। ये चीज यहाँ पे थ्योरी भी अप्लाई होती है बच्चों हमारी, उस थ्योरी को बोलते हैं हम आपका रिकैपिटुलेशन थ्योरी। ये भी मैं आप लोगों को समझाऊंगी। चलो इससे पहले ना देखो मैं आप लोगों को एक डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखो इस डायग्राम में अब मेरे को ये बता आप लोगों को क्या समझ में आ रहा है। ये हमारे फिश का एम्ब्रियो, ये हमारे सेलेमेंडर का, टोर्टोइस का, चिक का, रैबिट का, मैन का, ऐसे ही हमें अलग अलग एम्ब्रियोज दे रखे हैं। अब आप देखोगे एम्ब्रियोज यहाँ पे सबके सेम है, सबके एम्ब्रियोज हमारे पास बिल्कुल सेम है, बिकॉज हमें पता है सपोज ये हमारा सेलेमेंडर, मतलब हमारा जो फ्रॉग है वो एक्वेटिक होता है। इसका जो टेडपोल वाली स्टेज है वो एकदम फिश लाइक दिख रही है, हमें दिख रही है नहीं टेडपोल वाली, बिल्कुल जैसे फिश का टेडपोल है, दोनों की दोनों हमें बिल्कुल सेम दिख रही है। फिर हमने देखा कि धीरे धीरे क्या हुआ, इन टेडपोल ने अपने अंदर, फिशेस ने तो क्या कर लिया अपने अंदर गिल्स बना लिए, और फ्रॉग्स ने क्या कर लिया अपने अंदर, फ्रॉग्स के अंदर टेल फिन्स बना लिए। बट जैसे जैसे एडल्ट में कन्वर्ट होने लगे, तो एडल्ट में कन्वर्ट होने के बाद इन्होंने अपने अंदर चेंजेस करने स्टार्ट कर दिए। जैसे देखो यहाँ पे आप देखोगे सभी के अंदर गिल स्लिट्स हैं, सबके अंदर। क्या मैन के अंदर गिल्स होता है, हमारी बॉडी के अंदर गिल्स होता है, रैबिट के अंदर भी देखो गिल्स हैं। एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज पे जब है सारे ऑर्गेनिज्म सबके अंदर गिल्स हैं, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर तो सबके अंदर गिल्स नहीं होते ना अभी। तो इसका मतलब जैसे जैसे देखो एडल्ट्स बन रहे हैं, एडल्ट्स आप में बनते ही कितना डिफरेंस सबके अंदर आ जा रहा है। तो हमें ये स्टडीज ये बताती है कि हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ स्टार्ट करता है जाइगोट से। इतना में क्लियर है। देखो हर कोई ऑर्गेनिज्म जाइगोट बनाता है, चाहे वो आपका फिश हो, टोर्टोइस हो, चिक हो, रैबिट हो, मैन हो, कुछ भी। फिर उसी जाइगोट के अंदर क्लीवेज होगा, आपका ब्लास्टूला बनता है, फिर गैस्ट्रूला बनता है आपका, और फिर गैस्ट्रूला के अंदर 3 जर्म लेयर्स होती हैं आपकी, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म। हर कोई ऑर्गेनिज्म आप देखोगे इन 3 जर्मिनल लेयर से ही बनता है, हर कोई ऑर्गेनिज्म। मतलब ऑर्गेनिज्म की इवन बॉडी ऑर्गन्स भी, जैसे कि आपने मेरा अगर लेक्चर सुना होगा डाइजेस्टिव सिस्टम वाला, डाइजेशन एज ऑब्जेक्शन वाला, तो वहां पे मैंने आपको एलिमेंट्री कैनाल का एक एम्ब्रियोलॉजिकल टेबल बताई थी कि कौन सा ऑर्गन का एम्ब्रियोलॉजिकल ओरिजिन कहाँ से है।
कोई एक्टोडर्म से था, कोई एंडो से था, कोई मेसो से था। तो इसका मतलब हर एक बॉडी ऑर्गन हमारी बॉडी का, मतलब इवन हर किसी की बॉडी का बॉडी ऑर्गन इन 3 जर्मिनल लेयर से बनता है, एक्टो, एंडो एंड आपका मेसो। तो ये सारी की सारी सिमिलैरिटी देखने के लिए मिल रही है ना हमें हर किसी के अंदर, हर एक किसी के अंदर। लेकिन जैसे जैसे हम देखते हैं आपका, जैसे जैसे आप डेवलप होंगे, डेवलप होने के बाद एक एडल्ट बनेंगे, आपके फिर डिफरेंस आने लग जाता है। वो डिफरेंस किस बेसिस पे आता है? क्योंकि आपका जो फिश है, उस फिश को वाटर के अंदर रहना है। अब वाटर के अंदर रहना है, उसको अपने गिल्स का तो यूज करना पड़ेगा, तो इसलिए आपने वो गिल्स को एडल्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया है। सेम हमारा फ्रॉग है, फ्रॉग के अंदर क्या, फ्रॉग के अंदर रेस्पिरेशन आपका लंग्स के थ्रू भी हो सकता है और उसके गिल्स के थ्रू भी हो सकता है। तो अपने एडल्ट को इस वे में डेवलप कराएगा कि वो उस कंडीशन में सरवाइव कर पाए। सेम टॉर्टॉइस भी करेगा, सेम चिक भी करेगा, रैबिट। अब आप खुद बताओ, मेंस के अंदर तो प्रॉपर लंग्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो उनको क्या जरूरत है गिल्स की? तो धीरे धीरे वो क्या करेंगे, अपने गिल्स को रिमूव करना स्टार्ट कर देंगे। एडल्ट के अंदर हमें गिल्स देखने के लिए नहीं मिलने वाले हैं। तो ये सभी के सभी ये बताते हैं कि सबका एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, जो एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो सेम है, लेकिन धीरे धीरे आपका एडल्ट के अंदर ये ट्रांसफर नहीं होता है। एडल्ट आपके अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंट बनता है, जैसे जैसे इन्वायरमेंट के अंदर चेंजेस आएंगे। बताओ यहां तक सही है? इसी को बोलते हैं रिकैपुलेशन थ्योरी। रिकैपुलेशन थ्योरी आपका किसने दिया था? वैन बेयर साइंटिस्ट ने दिया था, और इन्होंने ने एक अपना लॉ भी दिया था, वैन बेयर्स लॉ हम इसको बोलते हैं। बाद में इस लॉ को हम बायोजेनेटिक लॉ भी बोलते हैं, बायो बायोजेनेटिक लॉ। पहले वैन बेयर साइंटिस्ट ने दिया था, वैन बेयर साइंटिस्ट के लॉ को वैन बेयर्स लॉ भी हम आपको बोला गया था। लेकिन फिर धीरे धीरे हमने क्या किया, धीरे धीरे इसके अंदर चेंजेस हुआ। लॉ के अंदर एक नए साइंटिस्ट आए, अर्नेस्ट हैकेल, आपने नाम सुना होगा इनका, अर्नेस्ट हैकेल। अर्नेस्ट हैकेल ने इस लॉ को चेंज करके बोल दिया कि हम तो इस लॉ को क्या बोलेंगे, बायोजेनेटिक लॉ बोलेंगे। जो 18 इन्होंने तो अपना लॉ दिया था 1828 में, फिर इसी 1828 वाले लॉ को इन्होंने क्या क्या चेंज कर दिया थोड़ा सा, और इसको बना दिया 1866 में। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये था कि एन ऑर्गेनिज्म इन इट्स इंडिविजुअल डेवलपमेंट, हर एक ऑर्गेनिज्म अपनी इंडिविजुअल डेवलपमेंट में, देखो आप इसका स्टेटमेंट लिखो, इट स्टेट दैट एन एनिमल in its individual development, ये लो सभी स्टूडेंट्स लिखे हैं अपनी अपनी नोटबुक में, जहां पे भी आप नोट्स बना रहे होंगे। विजुअल डेवलपमेंट फ्रॉम, कहां से डेवलपमेंट होता है? एग से डेवलप होता है। एग से कहां बनता है? एग से एडल्ट में क्या करता है? रिपीट करता है, और या फिर रिकैपिटुलेट करता है, रिकैपिलेट करता है इन अ कंडेंस्ड फॉर्म द स्टेज थ्रू विच इट्स एंसेस्टर। इसको मैं यहां से रफ कर रही हूँ, नहीं तो आप लोगों को विजिबल नहीं हो रहा होगा ये सारी चीजें। एक बार मैं इसको फिर से पढ़ भी दूंगी आप लोगों को, ताकि क्लियर हो जाए। तो क्या, थ्रू विच इट्स एंसेस्टर्स हैव पास्ड इन द कोर्स ऑफ देयर इवोल्यूशन। देखो ये लोग हमें क्या बताते हैं कि एनिमल्स इन इट्स इंडिविजुअल डेवलपमेंट, हर एक एनिमल अपनी इंडिविजुअल डेवलपमेंट में क्या करता है? एग से एडल्ट बनता है, तो वो हर एक इंडिविजुअल के अंदर रिपीट होता है या फिर रिकैपिचुलेट होता है कंडेंस्ड फॉर्म में, द स्टेज थ्रू व्हिच इट्स एंसेस्टर हैव पास्ड इन द कोर्स ऑफ देयर इवोल्यूशन। मतलब जैसे कि अभी देखो एग्जांपल, हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स अपनी एग से डेवलप हुए एडल्ट के अंदर हुए डेवलप, सेम हमारे जो पेरेंट्स हैं वो भी एग से डेवलप। अब उन्होंने किसका रूटीन फॉलो करा? जैसे उनके पेरेंट्स डेवलप हुए थे एग से एडल्ट में, हम भी एग से एडल्ट में बने, हमने अपने पेरेंट्स का रूटीन फॉलो करा नहीं? मतलब हम सब क्या कर रहे हैं, जो एग से एडल्ट बनने का जो प्रोसेस है, हम अपने एंसेस्टर के प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। जैसे हमारे एंसेस्टर्स ने किया था, सेम उसी प्रोसेस को हम लोग फॉलो करते जा रहे हैं। इसी को बोलते हैं रिकैपिचुलेशन थ्योरी। इसका एक
बहुत छोटा सा स्टेटमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है। ओंटोजेनी, ओंटोजेनी रिपीट्स फाइलोजेनी। मीन्स अगर आप इसको शॉर्ट में लिखे ना तो शॉर्ट में ये मतलब है रिकैपिचुलेशन थ्योरी का। ओंटोजेनी क्या रिपीट करती है? हर एक फाइलोजेनी को। ओंटोजेनी मतलब हमारी कोई भी एक इंडिविजुअल की लाइफ हिस्ट्री, उसके एंसेस्टर्स ने कैसे किया था, उसी को कौन करती है? इवोल्यूशन। इवोल्यूशन आगे आने वाली जो हिस्ट्री है वो सब हमारी फाइलोजेनी ओंटोजेनी को रिपीट करेगी। जैसे जैसे नए नए ऑफस्प्रिंग्स आएंगे वो क्या करेंगे? अपने एंसेस्टर्स, जैसे उनके एंसेस्टर्स डेवलप हुए थे एग से एडल्ट में, सेम ही पैटर्न को वो फॉलो करेंगे। बताओ समझ में आया ये चीज यहां तक? पूरा टॉपिक एम्ब्रियोलॉजी का क्लियर हुआ बच्चों या नहीं? अब एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। देखो, एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस फॉर इवोल्यूशन वाज आल्सो प्रपोज्ड बाय अर्नेस्ट हैकल। इन्होंने क्या थ्योरी दी थी? रिकैपिचुलेशन थ्योरी। और इस एक और नाम है ना आपका बायोजेनेटिक लॉ, हम इसको बोलते हैं। बेस्ड अपॉन ऑब्जर्वेशन ऑफ सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेजेस। एम्ब्रियोनिक स्टेज में कुछ इन्होंने बहुत सारे फीचर्स को ऑब्जर्व किया जो कॉमन थे सभी वर्टिब्रेट्स में, बट वो कॉमन फीचर्स, वो सेम फीचर्स एडल्ट के अंदर नहीं थे, सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में वो सारे के सारे थे। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल में बताया, जैसे कि एम्ब्रियोज ऑफ ऑल वर्टिब्रेट, सारे के सारे जो वर्टिब्रेट के एम्ब्रियोज हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन डेवलप ए रो वेस्टिजियल गिल स्लिट। सभी के पास वेस्टिजियल गिल स्लिट थे। क्या एडल्ट ह्यूमन के अंदर वेस्टिजियल थे? नहीं थे ना। सो जस्ट बिहाइंड उनके हैंड के बैक साइड में, बट इट इज अ फंक्शनल ऑर्गन इनटू ओनली इन फिश। बट वो फंक्शनल क्या है? ऐसे फिश के अंदर, हमारे अंदर फंक्शनल नहीं है। एंड नॉट फाउंड इन एनी अदर एडल्ट वर्टिब्रेट, और किसी एडल्ट वर्टिब्रेट के अंदर गिल स्लिट्स नहीं पाए जाते। यही हमें बताता है दिस प्रपोजल वाज डिसअप्रूव्ड ऑन केयरफुली स्टडी परफॉर्म बाय अर्नस्ट हैकल वॉन बेयर। अर्नस्ट हैकल वॉन बेयर, सॉरी कैरल अर्नस्ट वॉन बेयर, इन्होंने इसको क्या कर दिया था? डिसअप्रूव कर दिया था कि आपका जो हमारे, इसके बेसिस पे हम ये बता सकते हैं कि हम सब लोग फिशेस से बने हैं या इससे बने हैं, क्योंकि सभी के जो एम्ब्रियोनिक एविडेंसेस तो वो सेम थे, लेकिन एडल्ट के अंदर वो पास नहीं हो रहे थे, जिसकी वजह से हम ये नहीं बोल सकते कि हम फिशेस के, हमारे एंसेस्टर फिशेस थे, एम्फीबियंस थे, रेप्टाइल्स थे, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। ही नोटिस दैट एम्ब्रियो नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ अदर, क्योंकि जो एम्ब्रियो के कैरेक्टर एडल्ट तक नहीं जाते, सिर्फ वो कैसे जाते हैं? जो आपके एंसेस्टर्स के कैरेक्टर, तो जैसे आपके एंसेस्टर्स डेवलप हुए थे उसी बेसिस पे आने वाले सारे एनिमल्स डेवलप करते हैं। यहाँ तक क्लियर? तो ये था बच्चों हमारा एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। अब यहाँ से ना बच्चों सिर्फ एक क्वेश्चन आता है, इसको डिसअप्रूव किसने किया था? एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस को याद रखोगे या नहीं याद रखोगे? किसने डिसअप्रूव किया था? देखो एनसीईआरटी की डायरेक्टली लाइन है, डिसअप्रूव्ड बाय कैरल अर्नेस्ट वॉन बेयर। इन्होंने डिसअप्रूव कर दिया था। इन्होंने बोला था कि एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू, एम्ब्रियोज नेवर पास थ्रू एडल्ट स्टेज ऑफ अदर एनिमल। दूसरे एनिमल्स में आपके जो एम्ब्रियोज के कैरेक्टर्स हैं वो पास नहीं होते हैं। क्लियर यहाँ तक या नहीं? जल्दी से बताओ। फिर इसके बाद नेक्स्ट एंड जहां से हमारे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, उस पे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, उसका टॉपिक पढ़ता है पूरा। देन यहाँ तक पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस और आपका एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस। चलो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एविडेंस, जिसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस पे मैंने आपको क्वेश्चन बता दिया कैसा आएगा, और आपका फोसिल से भी क्वेश्चन बता दिया कैसा आएगा। अब यहाँ से क्वेश्चन देखो कैसा आएगा। सबसे पहले ये वो साइंटिस्ट थे जिनको जो एनाटॉमी की स्टडी करते थे। अब ऑन द बेसिस ऑफ एनाटॉमी उन्होंने दो चीजें बोल दी कि एक होता है होमोलोगस स्ट्रक्चर, एक होता है एनालोगस स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम पढ़ते हैं होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है। अब यहाँ पे ना बच्चों सबसे पहला आप डेफिनेशन लिखो। होमो का मतलब क्या होता है? सेम होता है नहीं? होमो का मतलब होता है हमारा सेम। तो हमारा ये वो होमोलोगस ऑर्गन्स आर दोज ऑर्गन व्हिच हैव सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, जिनका सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। अब स्ट्रक्चर तो बिल्कुल सेम है, इसको देखो मैं एक एग्जांपल से समझाऊंगी, बट डिफरेंट इन फंक्शन, फंक्शन अलग अलग है। इसका बेस्ट एग्जांपल देखो ऐसा होता है, सपोज करो अभी आप सभी लोग 12th क्लास में है ना, अब 12th क्लास के बाद आप नीट क्लियर करके किसी ना किसी एमबीबीएस कॉलेज में पहुंच जाओगे। आज मैं सिर्फ इसका एग्जांपल आप लोगों को बताऊंगी, फिर एग्जांपल के बेसिस पे आप पूरा समझ जाओगे। सिर्फ एक स्टोरी सुन लो, स्टोरी के बाद पूरा चैप्टर या पूरा ये टॉपिक क्लियर।
एमबीबीएस कॉलेज में आप हो जाओगे। अब एमबीबीएस कॉलेज में बच्चों आपके जैसे यूपी से भी स्टूडेंट्स होंगे, दिल्ली से भी स्टूडेंट होंगे, या फिर आपका तमिलनाडु से भी होंगे, है ना, या फिर आपका महाराष्ट्र से भी होंगे, कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो एमपी से भी हो, मतलब अलग अलग एरियाज के आपको स्टूडेंट्स वहां पे देखने के लिए मिलेंगे। मिलेंगे नहीं मिलेंगे? तो मतलब वो सारे के सारे स्टूडेंट्स वहां पे क्या करने आए हैं? सेम सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर। अब ये वाले सारे के सारे स्टूडेंट्स आ गए यहाँ पे। अब सारे के सारे स्टूडेंट आने के लिए बाद एमबीबीएस में आएंगे। अब सपोज करो इनको मिला दिल्ली एम्स, सबके सब हम एग्जांपल ले रहे हैं एम्स का। हमारे सारे स्टूडेंट्स पहुंच गए दिल्ली में। दिल्ली एम्स में अलग अलग स्टेट्स के स्टूडेंट्स आएंगे। सारे के सारे स्टेट के स्टूडेंट जब वहां पे मिलेंगे तो सारे के सारे स्टूडेंट क्या अलग अलग एरिया से आए, मतलब उनकी लैंग्वेज अलग होगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज अलग होगी, उनका ड्रेसिंग सेंस अलग होगा। होगा या नहीं होगा? जब वो स्टार्टिंग में आए हैं, लेकिन धीरे धीरे जब वो उनको टाइम हो जाएगा, वहां पे 2 मंथ्स हो जाएंगे, 3 मंथ्स हो जाएंगे, वो क्या हो जाएगा? दिल्ली वाला ट्रेंड में आ जाएंगे। उनका जो स्टाइल था, उनका रहने का, उनका हेयर स्टाइल, उनका ड्रेसिंग स्टाइल, वो सब चेंज होके वो दिल्ली वाले के जैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब वो सारे के सारे क्या थे? वो सारे सारे अलग अलग एरिया से आए थे, जिनकी बॉडी क्या था, जिनका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर क्या था, डिफरेंट था, लेकिन वो फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे थे वहां पे आके। वो सारे के सारे फंक्शन सेम परफॉर्म कर रहे थे। तो ऐसी स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे एनालोगस ऑर्गन्स। देखो दोनों चीजें मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगी, एनालोगस भी और होमोलोगस भी। एनालोगस में हमने क्या देखा? एनालोग ये सारे के सारे क्या, इनकी एनाटॉमी। अब आप खुद बताओ, ये सारे के सारे इनका एंसेस्टर मतलब जो इनकी लैंग्वेज हो कुछ टाइम के लिए चेंज हो सकती है, जो क्योंकि बड़े हुए 20 साल तक ये रहे हैं अपने नॉर्मल यूपी में, दिल्ली में, तमिलनाडु में, एमपी में, वहां तक रहे हैं। अचानक से 2 महीने में उनका एनाटॉमी तो चेंज नहीं हो सकता ना, मॉर्फोलॉजी चेंज होगा सिर्फ। तो इसका मतलब क्या होता है? एनालोगस वो जो स्टूडेंट्स हैं वो बन जाएंगे एनालोगस स्टूडेंट्स हमारे, मतलब जिनका इन सभी स्टूडेंट का क्या है? अलग अलग एनाटॉमी है, बट काम सेम करेंगे, सेम फंक्शन वो लोग करेंगे यहाँ पे। मतलब सभी के सभी क्या हो जाएंगे? दिल्ली वालों के जैसे दिखने लग जाएंगे, दिल्ली वालों के जैसे ड्रेसिंग सेंस लेके आएंगे, सब कुछ। लेकिन अब जो यूपी और चलो एमपी वाला एग्जांपल ले लेते हैं, एमपी और यूपी वाले। जब एमपी और यूपी वाले अपने वापस स्टेट में जाएंगे, होता है ना वैकेशन में वापस जाएंगे, तो वापस स्टेट में जाएंगे तो अपनी फैमिली वालों से मिलेंगे, अपनी सेम स्पीसीज के लोगों से मिलेंगे। तो सेम स्पीसीज में जाके इनको क्या फील होगा कि इनकी सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन इन्होंने अपना आउटर अपीयरेंस चेंज कर लिया नहीं तो चेंज कर लिया, तो मतलब वो बन जाएंगे वहां पे होमोलोगस। होमोलोगस में मतलब सेम तो उनका क्या है? एनाटॉमी, और डिफरेंट उनका फंक्शन हो जाएगा। अब इसी टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझो पहले, बिकॉज बच्चे होमोलोगस एनालोगस में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। अब आप अलग अलग स्टेट से आ रहे हो, अब अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट एक जगह पे मिल रहा है, डिफरेंट स्टेट के स्टूडेंट एक जगह पे, मतलब उन सारे स्टूडेंट्स की एनाटॉमी क्या है? अलग अलग है या नहीं? एनाटॉमी अलग। तो डिफरेंट एनाटॉमी के स्टूडेंट जब सेम स्टेट में आ रहे हैं तो उन स्टूडेंट्स को हम बोलेंगे एनालोगस स्टूडेंट्स। अब वो एनालोगस स्टूडेंट जब वैकेशंस पे अपने घर जाएंगे, अब वैकेशंस पे अपने घर जाएंगे तो उनको सेम ही स्पीसीज, मतलब सारे सारे एमपी वाले लोग वहां पे मिलेंगे, सबकी एनाटॉमी सेम है, लेकिन अब आप अलग हो चुके हैं। आपने अपना ड्रेसिंग सेंस, आपने अपना हेयर स्टाइल, आपने अपने बहुत सारे चेंजेस कर लिए हैं। मतलब आप उनके अलावा, वो जैसे वो बोलते हैं या फिर जैसे वो काम करते हैं, उसके अलावा आप अलग फंक्शन करोगे अब क्योंकि आपके अंदर दिल्ली वाले मिक्स आ चुका है। तो मतलब आपका एनाटॉमी उनके जैसा है, लेकिन आप फंक्शन अलग अलग परफॉर्म करोगे। इसको बोलते हैं हम होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स। क्लियर हुआ? चलो अब देखते हैं हमारे होमोलोगस। अब होमोलोगस में मैंने आपको बताया सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, सिमिलर एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट इन फंक्शन। अब इसके एग्जाम्पल देखो क्या क्या होंगे, बिकॉज एग्जाम में तो डेफिनेशन थोड़ी ना पूछेंगे आप लोगों से, एग्जाम में तो एग्जाम्पल्स आएंगे। अब पहला एग्जाम्पल देखो आप लोगों को यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ से अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में, जैसे कि हमारा मैन है, व्हेल है, कैट है और बैट है, इन सब के जो फोल्डिंग्स हैं, इन सब के फोल्डिंग्स बिल्कुल सेम होते हैं। मतलब यहाँ पे क्या होगा आपका बोन्स की अगर हम बात करें, ह्यूमरस होगी, रेडियस होगी, अल्ना होगा, ठीक है, कार्पल होंगे,
मेटाकार्पल्स होंगे, ये सारे के सारे मैंने आप लोगों को याद कराए ट्रिक के थ्रू। अगर आपने नई वीडियो देखी आप वो वीडियो देख लेना, आपको वो वाला चैप्टर भी क्लियर हो जाएगा, मतलब पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। 206 बॉन्ड्स पूरी की पूरी मैंने ट्रिक से लर्न कराई हुई है, उसको देखोगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। अब आप देख रहे हो मैन के अंदर भी सेम ही आपकी बॉन्ड्स है, वेल के अंदर भी बॉन्ड्स है, कैट भी, लेकिन सब काम अलग अलग कर रहे हैं। मैन अपने फोर लिम्स का काम करता है वेट लिफ्ट पुट करने में, बहुत सारी एक्टिविटीज करने में, लेकिन हमारी जो वेल है, वेल अपनी इन्हीं सारी बॉन्ड्स का काम किसमें काम कर रही है, फ्लिपर्स में, मतलब स्विम करने में काम कर रही है नहीं कर रही है। अब हमारी कैट क्या करती है, कैट अपने फोर लिम्स का यूज करती है रनिंग करने में, करती है नहीं करती है। अब हम तो अपने फोर लिम्स का यूज नहीं, हम तो हिंड लिम्स का यूज करते हैं, मतलब लेग्स का यूज करते हैं। अब ये जो बैट है, बैट के पास भी सेम है, बैट उसको फ्लाई करने में काम कर रही है। चारों के चारों में स्ट्रक्चर सेम है, देखो ना बच्चों यहाँ पे सेम स्ट्रक्चर बट फंक्शन अलग अलग है, बट डिफरेंट फंक्शन। अब इसका रीजन क्या हो सकता है, क्या रीजन हो सकता है, आप खुद सोचो यहाँ पे आखिरकार क्या हुआ होगा। बिकॉज इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये सभी के एंसेस्टर्स सेम है, दे हैव कॉमन एंसेस्टर्स। लेकिन अब कॉमन एंसेस्टर्स हैं, अब जैसे कि अब एग्जाम्पल मैंने बताया, एक एमपी वाला स्टूडेंट है, एमपी वाला स्टूडेंट एमपी के एरिया में बहुत कंफर्टेबली रह रहा है ना, एमपी की लैंग्वेज बोल रहा है, जैसे वो वहां के काम करते हैं लोग वैसे काम कर रहा है। लेकिन अगर वो एमपी से निकल के दिल्ली में आएगा, एमपी से निकल के दिल्ली में आएगा, उसका एनाटॉमी तो सेम रहेगी ना एमपी वाले लोगों के जैसी, लेकिन उसके फंक्शन चेंज हो जाएंगे। अब उसके काम करने का तरीका चेंज हो जाएगा, उसका बोलने का सेंस चेंज हो जाएगा, उसका ड्रेसिंग सेंस चेंज हो जाएगा। ऐसे ही मैन और इन में हुआ, इन सबके एंसेस्टर सेम थे, लेकिन ये अलग अलग एरियाज पे डिस्ट्रीब्यूट हो गए। मैन क्या आ गए, मैन लैंड पे आ गए, हमारी वेल रह गई वाटर के अंदर। अब वाटर के अंदर चलेगी थोड़े ना, इसको तो स्विम करना है, तो इसने क्या किया, अपने फोर लिम्स को मॉडिफाई कर लिया स्विम करने के लिए, क्योंकि वो वाटर के अंदर रहने लग गई अलग एरिया में। अब हमारी कैट है, कैट क्या होती है, कैट आपके चार पैरों से चलती है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं, आपका टेट्रापेडल। चलती है नहीं चलती है, ऐसी हमारी बेट है, बैट ने क्या किया, बैट लैंड पे तो नहीं रह सकती थी, उसने सोचा क्या लैंड पे तो इतने सारे एनिमल्स हैं, मेरे को तो ये बहुत सारे के सारे हार्म पहुंचा देंगे, मैं तो हवा में उड़ना स्टार्ट कर देती हूँ, है ना, मैं फ्लाई करने लग जाऊंगी। तो इसने धीरे धीरे फ्लाई करना स्टार्ट किया, तो इसके जो बॉन्स है, इसके बॉन्स ने अपने आप को धीरे धीरे क्या कर लिया, इसके बॉन्स ने फंक्शन कर लिया, उड़ने का फंक्शन कर लिया। बट स्ट्रक्चर सेम है, इसका मतलब सबकी कॉमन एंसेस्टर्स हैं, अलग अलग रीजन्स में चले गए, अलग अलग रीजन्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, जिसकी वजह से इनका क्या हुआ, फंक्शंस अलग अलग हो गए। ऐसे ऑर्गन्स को हम बोलते हैं होमोलोगस ऑर्गन। ऐसे हमारे साइंटिस्ट ने स्टडी किया, साइंटिस्ट ने देखा यार स्ट्रक्चर तो सेम है, इसका मतलब सेम ही स्पीसीज से है, मतलब सेम ही एंसेस्टर्स है सबके, लेकिन फंक्शन अलग अलग हो गए इनके। एक और एग्जाम्पल देखो इसका, जैसे कि हमारा बोगेनविला और कुकुरबिटा, थॉर्न ऑफ बोगेनविला, ये एक प्लांट और ये भी आपका। अब ये दोनों के दोनों क्या है, ऑक्सिलरी ग्रोथ्स हैं, मतलब प्लांट के अंदर ऑक्सिलरी ग्रोथ्स हैं ये, लेकिन काम अलग अलग करती है बच्चों, है तो सेम, डेवलपमेंट सेम हुआ है दोनों का, ऑक्सिलरी ग्रोथ है हमारी स्टेम के अंदर जो अलग से ग्रोथ निकल जाती है, काम अलग है। अब ये बोगेनविला का काम क्या होता है, प्रोटेक्शन का, थॉर्न्स होता है ये आपके, थॉर्न्स मतलब कांटे, प्रोटेक्शन के लिए होता है नहीं, ताकि कोई भी आके इंसेक्ट वगैरह इनको किल ना कर दे, इसलिए प्रोटेक्ट करने के लिए। और हमारी जो टेंड्रिल्स होता है, टेंड्रिल किसके लिए होता है, फॉर अटैचमेंट, ये हमारे अटैचमेंट के लिए होता है। तो अब देखो ना, फंक्शन अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन ओरिजिन सेम है एंड एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर सेम है। इसको बोलते हैं हम आपके होमोलोगस ऑर्गन्स। आई थिंक अभी समझ में आ रहा होगा आपको होमोलोगस ऑर्गन्स क्या होता है। इसके अलावा और भी एग्जांपल्स होता है, लिखो। ये तो हमने देखो 2 एग्जांपल्स बता दिए, थर्ड एग्जांपल लिखो एंड फोर्थ। ये दोनों तो आप स्ट्रक्चर से लिख लोगे, थर्ड एंड फोर्थ में बता रही हूँ आपका माउथ पार्ट ऑफ कॉकरोच, हनी बी, मॉस्किटो एंड बटरफ्लाई। अब इनके अंदर आप देखोगे बच्चों, सबका माउथ पार्ट की स्ट्रक्चर सेम है, काम अलग अलग करते हैं। कॉकरोच का काम होता है फूड को लेना, हनी बी का काम होता है वेस्प करना, मॉस्किटो का काम होता है बाइट करने का काम, और बटरफ्लाई का काम होता है उसको जो होता है ना हनी, उसको सक करने का काम। तो काम अलग अलग कर रहे हैं ये सब के सब, लेकिन फंक्शन सेम, मतलब स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग अलग है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके विंग्स ऑफ बर्ड्स, या फिर आप देख लो फोर लिम्स ऑफ हॉर्स,
या फिर फ्लिपर ऑफ व्हेल। इनका भी देख लेना आप, इनकी स्ट्रक्चर गूगल पे सर्च करके देखना, स्ट्रक्चर दिखने में सेम है, काम अलग अलग कर रहे हैं। ये उड़ने का काम करता है, दौड़ने का काम करता है, फिर स्विम करने का काम करता है इसके फ्लिपर्स। स्ट्रक्चर सेम है वही बिल्कुल इयरिंग्स की सबकी, लेकिन काम अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। आया बच्चों समझ में? होमोलोगस ऑर्गन, होमो मतलब सेम एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट डिफरेंट फंक्शन। अब एनालोगस में क्या हो जाएगा? एना मतलब डिफरेंट, डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, डिफरेंट एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बट सिमिलर फंक्शन। ये हमारा वो दिल्ली एम्स वाला एग्जाम्पल हो गया। मतलब बहुत अलग अलग एरिया से स्टूडेंट्स आए हैं, सबकी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग अलग है नहीं है, लेकिन काम सेम कर रहे हैं, सब एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, सब दिल्ली वाली लैंग्वेज बोलने लगे हैं, सब दिल्ली वाला ड्रेसिंग स्टाइल, सब दिल्ली वाला हेयर स्टाइल लेके आ गए हैं। आ गए नहीं, ऐसे बोलता है ना, मतलब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस। आप चेंजेस अपनी बोन्स में थोड़ी ना कर सकते, चेंजेस अपने बिहेवियर में कर सकते हैं, सिर्फ वही चीज इन्होंने किया, बट सिमिलर फंक्शन। अब इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकता है, एनी आइडिया? अब एक और चीज बच्चों, एक पॉइंट रह गया हमारा। ये होमोलोगस जो ऑर्गन होता है ना, होमोलोगस, ये आपका कैसा इवोल्यूशन दिखाते हैं? ये आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन दिखाते हैं, डाइवर्जेंट इवोल्यूशन। बिकॉज यहाँ पे एग्जाम्पल क्या दिया था मैंने, एमपी वाला स्टूडेंट है, वो दिल्ली आया, जब वो वापस एमपी जाएगा, दिल्ली में रहने के बाद वापस एमपी जाएगा, तो सबका सिमिलर स्ट्रक्चर एमपी वालों का, लेकिन अब जो स्टूडेंट था उसे वो स्टूडेंट काम अलग करने लग गया, फंक्शन अलग करने लग गया, तो मतलब वो स्टूडेंट अलग अलग जगह पे डाइवर्ज हुआ था, तो इसलिए डाइवर्जेंट, मतलब वो डाइवर्ज होके आया है वहां पे, वो होता है ना कि अपने काम से डाइवर्ट हो रहा है माइंड, तो डाइवर्ट होके आ गया, अपने माइंड को डाइवर्ट करके आ गया है, दिल्ली में रह के आया तो बिगड़ के आ गया, ऐसा समझ लो, अपने माइंड को डाइवर्ट करके आया, क्योंकि फंक्शन अलग अलग करने लग गया वो, ठीक है। अब एनालॉगी के अंदर क्या होता है, एनालॉगी के अंदर बहुत सारे लोग आके कन्वर्ज हो गए एक जगह पे, दिल्ली इसमें एमपी से भी आ गया, महाराष्ट्र भी आ गए, तमिल से भी आ गया, हर जगह से आ गए, तो सब के सब एक जगह कन्वर्ज हो गए, तो उसको बोलता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन, इज नॉन एज कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। क्या बच्चों आया समझ में कन्वर्जेंट इवोल्यूशन? अब इसके एग्जाम्पल लिखो, चलो इसके ना 5 एग्जाम्पल मैं आप लोगों को लिखाऊंगी, फिर उनके डायग्राम भी दिखाती हूँ। पहला एग्जाम्पल है मेरा विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, विंग्स ऑफ बटरफ्लाई एंड बर्ड्स। अब बर्ड्स और बटरफ्लाई के विंग्स आप देखोगे तब दिखने में तो अलग है, पूरी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर, एनाटॉमी मतलब अंदर से स्केलेटल अलग है बिल्कुल, काम एक ही कर रहा है, दोनों उड़ने का काम करता है। सेकंड हमारा आ गया पेक्टोरल फिन्स ऑफ शार्क एंड फ्लिपर्स ऑफ डॉल्फिन। इसकी भी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। थर्ड आता है हमारा स्टिंग्स ऑफ, ये एग्जाम्पल बच्चों प्लीज याद कर लेना, एक भी मिस मत करना एग्जाम्पल, स्टिंग्स ऑफ हनी बी एंड स्कॉर्पियन, ठीक है। फोर्थ आता है मेरा आईज ऑफ ऑक्टोपस एंड आईज ऑफ मैमल्स। फिफ्थ आता है हमारा स्वीट पोटैटो एंड आपका नॉर्मल पोटैटो। अब देखो लास्ट से स्टार्ट करते हैं, स्वीट पोटैटो और पोटैटो, बेटा दोनों का काम क्या होता है? दोनों का काम होता है स्टार्च को स्टोर करना, लेकिन स्वीट पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है बच्चों? रूट का मॉडिफिकेशन है, इज अ रूट मॉडिफिकेशन, रूट से डेवलप हुआ है, मतलब एनाटॉमी अलग है इसकी। और पोटैटो किसका मॉडिफिकेशन है? ट्यूबर का एग्जांपल बताया था ना, उफ रानी तेरी बेटी वाला, याद है ना? तो ट्यूबर से डेवलप हुआ है, वो क्या था? अंडरग्राउंड स्टेम था, तो ये हमारा स्टेम का मॉडिफिकेशन है। तो एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर अलग है, काम सेम कर रहा है, दोनों के दोनों स्टार्च को स्टोर करने का काम कर रहे हैं। ऑक्टोपस की आई देख लेना, मैमल्स की आई देख लेना, दोनों की आईज क्या होती है? दोनों की आईज के एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग होती है, लेकिन काम रीजन का होता है दोनों का। हनी बी का स्टिंग देख लेना, स्कॉर्पियन का स्टिंग देख लेना, बिल्कुल स्ट्रक्चर अलग होती है, लेकिन काम सेम करते हैं, सब करने का काम करते हैं। अब चलो इसके एग्जाम्पल मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारा देखो विंग्स ऑफ बर्ड्स और विंग्स ऑफ बटरफ्लाई, दिस इज एग्जांपल ऑफ एनालॉगस स्ट्रक्चर, कॉमन एंसेस्ट्री शो नहीं कर रहे हैं,
जैसे हमारा दिल्ली एम्स में आ गए, एमपी से, दिल्ली से, महाराष्ट्र से, अलग अलग जगह से आ गए हैं, एंसेस्टर सबके अलग अलग है ना, ऑरिजिन सबका अलग अलग हुआ है, लेकिन एक जगह पे आके सेम काम करने लग गए हैं। बिकॉज एमबीबीएस में आ रहा है बेटा 10 से 12 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब कोई पढ़ रहा था 2 घंटे, कोई बिल्कुल नहीं पढ़ रहा था, लेकिन एमबीबीएस में आ गए अब तो करना पड़ेगा आप लोगों को। मतलब सबके सब एक जगह आके कन्वर्ज हो गए, सेम फंक्शन कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग है, डिफरेंट स्ट्रक्चर इवोल्व कर दिया उन्होंने, सेम फंक्शन, फिर कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। एंड काम किस लिए कर रहे हैं, ये आपका फ्लाइंग के लिए काम करता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो, हमारा पेंगुइन और डॉल्फिन। पेंगुइन और डॉल्फिन की जो फ्लिपर्स होते हैं ना, बिल्कुल स्ट्रक्चर अलग अलग होती है। देखो इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसी है और इसकी स्ट्रक्चर देखो कैसी है। काम क्या है, दोनों का काम सेम होता है, स्विमिंग करने का। आया है नहीं समझ में? एग्जाम्पल याद रखना है, होमोलोगस में होता है डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और आपका एनालोगस के अंदर होता है कन्वर्जेंट इवोल्यूशन। देन बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल देख लो, पोटैटो, स्वीट पोटैटो। ये किसका मॉडिफिकेशन है, स्टेम का, अंडरग्राउंड स्टेम का। ये हमारा रूट का मॉडिफिकेशन है। दोनों का काम है स्टोर, कौन सा फूड स्टोर करना, स्टार्च को स्टोर करना, ये इनका काम होता है। तो यहां तक हमारा फिनिश होता है होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स। अब इसके बाद नेक्स्ट आएंगे वेस्टिजियल ऑर्गन्स, कनेक्टिव लिंक, ये सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगी। बिकॉज आज का लेक्चर वैसे ऑलरेडी काफी लेंथी हो गया, बच्चे प्रेफर नहीं करते इतना लेंथी लेक्चर देखना। तो आप ट्राई करना प्लीज, इस लेक्चर को सब सुन लेना एंड मुझे टेलीग्राम पे सब इन्फॉर्म करेंगे जैसे ही आप लोगों का लेक्चर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट लेक्चर मैं उसी के बाद डालूंगी जब आप लोग अपना इस लेक्चर से रिलेटेड मुझसे डाउट्स पूछेंगे। बिकॉज पहले 2 लेक्चर से भी आप लोगों के कोई स्पेशल डाउट्स थे, बहुत बच्चों के आए भी आई वन डाउट्स, मैंने क्वेश्चंस भी वहां पे लेक्चर्स के इन बिटवीन में पूछती हूँ, उनका भी रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, जो बच्चे नहीं देख रहे हैं प्लीज पहले 2 लेक्चर देखना, उसके बाद ये वाला लेक्चर आप सुनना। एंड इसके साथ साथ एक और चीज मैं आप लोगों को सजेस्ट कर रही हूँ कि आप एनिमल किंगडम प्लीज अपना रिवाइज करके रखना। एनिमल किंगडम रिवाइज करोगे ना तो बेटा ये वाला चैप्टर बहुत ईजी आपको लगेगा। इवन एनिमल किंगडम आपको लर्न हो जाएगा, बिकॉज बच्चों को रहता है कि एग्जाम्पल्स लर्न नहीं हो, बेटा एग्जाम्पल लर्न हो जाएंगे यहाँ से आके। तो प्लीज ट्राई करना, अच्छे से पढ़ो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। एंड आपको पता है नीट का भी जो हमारा पेपर हुआ है संडे में, कितने ज्यादा स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन है। तो अगर आपको पता है आपका भी पेपर ऐसे ही आने वाला है नीट 2023 में, तो आपको अभी से प्रिपेयर रहना है उसके लिए, स्टेटमेंट वाइज और लेंथी पेपर के लिए। जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके स्टेटमेंट वाइज असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन सॉल्व करो। जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व उतना ही कम आपको टाइम लगेगा, बिकॉज मैक्सिमम टाइम आपको 30 मिनट ही लेना है 90 क्वेश्चंस में। तो 30 मिनट्स में आपको पता है स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पढ़ने में कितना टाइम लगता है, तो आपको मैक्सिमम हो सकता है 40, बस इससे ज्यादा नहीं लेना है। तो प्लीज ट्राई करो एनसीईआरटी को लाइन से लाइन रीड करना। अगर आप चाहते हो जो अभी वाले बच्चे है ना कि मैम बायो हार्ड थी, तो बेटा कोई हार्ड नहीं थी बायो, सिर्फ बायो में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, वो आपको लेंथी लग रहा था पेपर, इसलिए आप हार्ड बोल रहे हो उसको। अब जितने अब आने वाले बच्चे ना प्लीज सीखो इन अपने सीनियर्स से कुछ, यही चीज कि आप लोगों को एनसीईआरटी रीड करना है, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करना है। बिकॉज हमारे 60 से 70% जो पेपर में क्वेश्चन है, बायो की बात कर रही हूँ मैं, वो आपके प्रीवियस ईयर से ही आए हैं। तो अगर आप चाहते हो 60 से 70% डायरेक्टली सॉल्व हो जाए आपके, तो प्रीवियस ईयर सॉल्व करो। ये चैप्टर मैंने पढ़ा दिया, इस चैप्टर की मैंने आप लोगों को एमटीजी की बुक भी दी हुई है, एमटीजी की बुक में जाओ और क्वेश्चन सॉल्व करो, या फिर मैं यहाँ पे भी सॉल्व करूँ, बट आपको खुद से भी सॉल्व करना है। क्लियर, सब बच्चे करेंगे। चलो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, आपका इवोल्यूशन 4 में। बाय बाय, तब तक के लिए पढ़ाई करो अच्छे से।